हेलो एवरीवन, हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमारा नया टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एएम जीएम जो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन है उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट मान लेते हैं भाई हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, तो हम इसका इंट्रो लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस होता है सेट ऑफ टर्म्स लाइक अलजेब्रिक भी हो सकती है, वो रियल भी हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको एक अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग लिखना है, कि डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग यदि हम लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। तो ये लिख सकते हैं हम, सीक्वेंस इज द सेट ऑफ टर्म्स हैविंग आइदर अलजेब्रिक, ठीक है, टर्म वो टर्म अलजेब्रिक भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। written in the form of series according to a definite rule। ठीक है भाई, क्या काम किया, मान लिया जो सीक्वेंस है वो सेट ऑफ टर्म्स है, रियल नंबर का भी सेट हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी सेट हो सकता है, अलजेब्रिक सम भी हो सकता है किसी भी चीज का। ठीक है, और उनको फिर एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। और फिर आता है प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट ना अपना टॉपिक है प्रोग्रेशन। हम देखेंगे एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे भाई कैसे लिखते हैं प्रोग्रेशन। अब जो ये सीक्वेंस लिखा है हमने, सेट ऑफ टर्म्स लिखी है, उनसे जो सीरीज बनती है उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, सीक्वेंस जो द सीरीज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं हम। फर्स्ट थिंग क्या है, सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस ये कह दिया गया सेट ऑफ टर्म्स है और जो लिखी गई है वो किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखी गई है। जब हमने उन सभी टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया, एक सीरीज बना दी उन सभी, उनको हम क्या कहेंगे, उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, ये प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, पता चल गया ये दोनों चीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। जैसे हम लिख देते हैं, एक सीरीज लिख दी हमने, सीरीज 1 7, जैसे ये लिख दिया 1 3 5 7 9 और सो। अब इसके अंदर हमने देखा भाई 2 एडिशन हो रहा है एक वैल्यू के अंदर। ठीक है, एक डेफिनेट वैल्यू ऐड होती जा रही है। हमने एक रूल लगा दिया, इसके अंदर क्या रूल लग रहा है, इसके अंदर रूल लग रहा है भाई एडिशन ऑफ 2 हो रहा है, एडिंग 2। ठीक है भाई, 2 के ऐड करने से एक सीरीज बनी है 1 3 5 7 9। तो हमने इसको क्या कह दिया, एक प्रोग्रेशन बना दिया। अगर सीक्वेंस कहें हम, इसका सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस ये चल रहा है भाई हर एक के अंदर 2 2 2 ऐड हो रहा है, ये क्या है, सीक्वेंस है। और जब हमने सबको इकट्ठा करके लिख दिया तो वो क्या बन गया, प्रोग्रेशन बन गया। इसी तरह यदि मान लेते हैं हम कोई सीरीज दे दी 0 1 7 0 1 7
नेक्स्ट 26 लाइक ऐसी सीरीज दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे रूल लगा है n³ -1 का। तो देखते हैं, देखो ये वैल्यू देख लेते हैं। जब 0 पुट करते हैं हम, देखो 1 पुट किया हमने n की वैल्यू, तो क्या आएगा n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद, n की वैल्यू 1 पुट की तो आ गया 0। अब यदि 1 नहीं आएगा ये, अब हमने 2 पुट कर दिया, अगर n की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 8 1 मतलब 7 आ गया। 3 पुट कर रहे हैं हम, तो 3 पुट करने के बाद क्या आ रहा है, 3 पुट करने के बाद आ रहा है 26, तो ये 26 आ गया। नेक्स्ट 4 पुट करने के बाद कुछ और आएगा। तो हमने देखा कोई नंबर क्या है, सीक्वेंस चल रहा है, और जब हमने इन सबको इकट्ठा कर दिया तो हमने एक सीरीज बना दी, ठीक है। सही पता चल गया सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई, हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे भाई, कितने टाइप की सीक्वेंस होते हैं, कितने टाइप की सीरीज होती है, तो वो देख लेते हैं हम। मैथ के अंदर कितने टाइप की सीक्वेंस एंड सीरीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन डायरेक्टली लिख देते हैं, कितने टाइप के होंगे। फर्स्ट होता है एपी। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक जीपी। जीपी का मतलब है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक आता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो ए और जी है वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एजीपी, ठीक है। एजीपी का मतलब क्या होगा, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कोई भी मतलब कोई अदर सीरीज, मिसलेनियस सीरीज कहते हैं हम, ठीक है। तो ये 5 टाइप हो गए भाई, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक होता है एजीपी मतलब अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक मिसलेनियस प्रोग्रेशन। हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन सी टर्म आती है, इसकी फर्स्ट वैल्यू कैसे लिखेंगे, लास्ट कैसे लिखेंगे, इनका सम क्या होता है, ये सभी हम इन सभी सीरीज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो आईआईटी के अंदर सिलेबस है वो चारों, जो ये 4 सीरीज है ये चारों आईआईटी के सिलेबस में है, ठीक है। ये चारों आईआईटी के सिलेबस में है। तो स्टार्ट करेंगे हम एपी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। जो आज हमने स्टार्ट किया है ये अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। जो मैथ है, मैथ के ना 3 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन है अलजेब्रा का, एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक है कैलकुलस। जो कैलकुलस है वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, और अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जब किसी भी सीक्वेंस के अंदर हम किसी एक टर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू या तो ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक है।
भाई किसी भी टर्म के अंदर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते गए या फिर माइनस करते गए, मतलब एक के अंदर हमने इंक्रीज ऑर्डर में लिख दिया भाई, ऐड करते गए। सेकंड क्या है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव करते गए, माइनस करते गए। जो उससे जो प्रोग्रेशन बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। डेफिनेशन लिख रहे हैं हम इसकी। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ सीक्वेंस इन विच अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है, ए फिक्स्ड नंबर इज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इन द ए फिक्स्ड नंबर। तो जैसे इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, इट इज अ सीक्वेंस whose terms are increased or decreased by a constant या फिर फिक्स्ड नंबर, ठीक है। आइए जी समझ, ये सीक्वेंस कैसा है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है बाय ए फिक्स्ड नंबर के द्वारा। अब हम जो ये फिक्स्ड नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो ये फिक्स्ड नंबर है इसको भी लिख देते हैं, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट हम अब लिख लेते हैं, न्यूमेरिकली लिख लेते हैं। मान लिया कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, कोई सीक्वेंस मान लिया हमने, तो अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली हमने सीरीज की, मान लिया a लिख दिया, an कोई सीरीज है, ठीक है, an, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं हम ap लिख देते हैं, डायरेक्ट ap। फर्स्ट टर्म हमने मान ली a है, a फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, हमने क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी है इसके अंदर। तो हमने क्या काम किया, एक सेकंड टर्म लिख दी, इसके अंदर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, सक्सेसिव टर्म्स में ये चीज ऐड करते चलेंगे। भाई फर्स्ट टर्म हमने ऐसे रखी, सेकंड के अंदर हमने b ऐड किया, थर्ड के अंदर क्या करेंगे हम, सेकंड के अंदर एक d और ऐड कर देंगे, a + 2d हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a + 3d, a + 4d, और ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो यहां से हमने देखा भाई फर्स्ट टर्म ऑफ ap लिख दिया हमने, फर्स्ट टर्म ऑफ ap इक्वल टू a से डिनोट कर दिया हमने। जो कॉमन डिफरेंस है इसके अंदर क्या है, कॉमन डिफरेंस है d, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया अपना d। और d कैसे निकालते हैं हम, d निकालते हैं भाई सेकंड माइनस फर्स्ट, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से हमने फर्स्ट टर्म क्या किया, माइनस किया। देखिए ऐसे लिख लेते हैं, ये a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, ये a3 है, ये और 4 है। तो जो सीक्वेंस बनेगा इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वो क्या बनेगा, a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 इक्वल टू a4 - a3, कुछ ऐसा चलता जाएगा लास्ट तक। और देखते हैं भाई d आएगा या नहीं आएगा। a2 टर्म देखो क्या आई है हमारी, a + d है, माइनस a, a3 क्या है, a + 2d, माइनस a माइनस d, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये d से एक d गया, तो d = d, हर जगह क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस d ही आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, तो एक सीक्वेंस के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी,
minimum number of terms in a sequence is equal to 3। मतलब कम से कम 3 वैल्यू तो होगी ही होगी किसी एक सीक्वेंस के अंदर। फर्स्ट टर्म पता चल गया हमें, ये कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब इसी तरह एबी के अंदर एक लास्ट टर्म भी होगी, तो लास्ट टर्म के लिए हम डिफाइन कर देते हैं, या तो tn लिख देते हैं या an लिख देते हैं। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बन गया अपना लास्ट टर्म का फॉर्मूला। 3 चीज पढ़ दी इसके अंदर हमने, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इनके अकॉर्डिंग हम कौन सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 10th वैल्यू बताएं, पूछा जाए तो 10th बता देंगे हम भाई, सीक्वेंस की 10th टर्म ये आएगी। और एक चीज और देखेंगे, हमें ये चीज दिखाई दे रहा, मान लीजिए ये कह दिया जाए भाई a10 निकालो। देखो क्या चीज डिफरेंस आया, a1 के अंदर d क्या है, 0 है, a2 के अंदर क्या ऐड हुआ है, 1d है, a3 के अंदर 2d है, a4 के अंदर 3d है। इसका मतलब क्या आया, हमें ये चीज दिखाई दे रही है भाई, जो अगर मान लीजिए कह दीजिए a10 है, अगर ये कह दीजिए a10 लिखो क्या होगी, तो a10 क्या होगी, a एज इट इज प्लस जो 10th टर्म है उसमें से एक माइनस करके उतना d का मल्टीपल लिख दो। अगर 10th है तो इसका प्लस क्या आएगा, a प्लस 9d आ जाएगा। एक कम a11 क्या आ जाएगा, a प्लस 10d, a12 क्या आ जाएगा, a प्लस 11d। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते, देखो ये जो लास्ट टर्म बनी है अपनी, इसी मेथड से बनी है। देखो अगर हमें लास्ट टर्म लिखनी है, लास्ट टर्म के लिए हमने लिखा भाई a एज इट इज प्लस d के मल्टीपल में क्या आएगा, n से पहले वाली टर्म, मतलब n माइनस 1 इंटू d आ गया। आइए चीज समझ भाई, हमने an भी लिख दिया, लास्ट टर्म लिख दी किसी ap की। अब एक नेक्स्ट नोट लिखते हैं हम। फर्स्ट नोट ये है भाई, यदि कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग एपी बनेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या हुआ भाई, जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी एपी के अंदर। जैसे 2 मान लिया, कॉमन डिफरेंस हमने 2 है और फर्स्ट टर्म हमें दे दिया 1, तो क्या आएगा, अगर फर्स्ट टर्म हमें 1 दे रखी है और d हमें प्लस वैल्यू 2 दे रखी है, तो सीरीज क्या बनेगी, 1 3 5 7 9। देखो क्या बनेगा, इंक्रीजिंग एपी बनी है। इसी तरह सेकंड नोट है, यदि d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, सेकंड नोट क्या है, d इज लेस देन 0। अब यदि d की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो जो सीरीज बनेगी वो डिक्रीजिंग बनेगी ab की, डिक्रीजिंग ab। ठीक है, कैसे, वही चीज यदि हमने ये मान लिया a इक्वल टू 1 है और d इक्वल टू -2 है, तो हमें लिखनी है सीरीज लिखनी है। सीरीज क्या आएगा, 1 माइनस ऐड ही होंगे, फर्स्ट टर्म 1 आ गई, सेकंड क्या है a प्लस d मतलब -1, थर्ड क्या है -3 -5 -7। देखो ये क्या हुई, डिक्रीजिंग हो गई, ये डिक्रीजिंग का एग्जांपल हो गया। इसी तरह एक आता है थर्ड केस, यदि d की वैल्यू 0 हो जाए, अगर d की वैल्यू 0 हो गई, थर्ड अपना पॉइंट है d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो जो ab बनेगी वो कांस्टेंट ab बनेगी, कांस्टेंट ab। कांस्टेंट ab का मतलब तो सारी की सारी टर्म्स है वो सेम होगी। देख लेते हैं, मान लिया a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 0 है, तो ab क्या बनेगी इसकी, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 ऐसे चलती जाएगी, तो क्या बनेगी 1 1 1 n तक। ठीक है, आइए ये चीज समझ।
भाई t ग्रेटर देन 0 है तो ap इंक्रीजिंग होगी, अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग ap होगी, और यदि d इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट ap होगी। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। ये है प्रॉब्लम में 6 टर्म ऑफ एन AP इज 17। A6 हमें दे दिया गया है 17 और A11 हमें दे रखा है 32। तो हमें A20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें A nth का पता है, nth टर्म ऑफ एन AP पता है, लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म का हमें पता है। an का फार्मूला होता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, हम पहले ये इनके लिए लिख लेते हैं nth टर्म। तो a6 है तो a6 किसके बराबर आएगा? देखो इसके अंदर कुछ एक चीजें ये भी देख लेते हैं। a फर्स्ट टर्म हो गई, d कॉमन डिफरेंस हो गया, और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो a6 किसके बराबर आएगा? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर दे रखा है? 17 के बराबर दे रखा है। तो क्या बनेगा? ये a प्लस 5d इक्वल टू 17। इसी तरह a11 क्या आ जाएगा? a11 आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 10 की जगह 11 पुट करें तो 10d आएगा। a प्लस 10d इक्वल टू 32। क्यों ना हम ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ये सेकंड टर्म मान लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, क्या आएगा? 17 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 5 बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे 15 बच गया। तो d की वैल्यू आ गई अपनी 3। d की वैल्यू हमने निकाल दी। अब d की वैल्यू यदि हमने निकाल दी है तो हम इसको a की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालें? मान लिया a6 हमें पता है किसके बराबर है? a प्लस 5d इक्वल टू 17। तो a प्लस 5 इंटू d की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, 3 इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हमें निकालनी है A20। A20 कैसे निकालेंगे? हमें वही देखो, सेम एज A11 क्या लिखा था हमने? a प्लस 10d। A6 क्या लिखा था? a प्लस 5d। तो इसी तरह A20 क्या आ जाएगा? a प्लस 19d। अब हम d की और a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 2 प्लस 19 इंटू 3, 57 और 2 59, अपनी A20। ठीक है, ऐसे हम AB की सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है ये चीज देगा भाई, एक AP है, इन एन AP TP टर्म दे दिया हमें Q के बराबर, और TQ टर्म दे दी है TP के बराबर। ठीक है, तो हमें RF टर्म निकालनी है, फाइंड RF। ठीक है, इनका मतलब क्या है भाई? pth टर्म Q के बराबर दे रखी है और qth टर्म p के बराबर दे रखी है। ये क्या है? लास्ट है। तो tp को लिख लेते हैं, tp इक्वल टू क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू d आ जाएगा। देखो pth टर्म, nth टर्म, qth टर्म, rth टर्म, ये सभी क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू d लिख दिया हमने q के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आता है tq।
प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब हमने ये दो वैल्यूज निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, आर एच टर्म निकालना है। आर एच का यदि हम फार्मूला लिखते हैं, आर एच टर्म टी आर एच ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो हमें इसके अंदर ए की वैल्यू भी चाहिए और डी की वैल्यू भी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना हम इनको सोल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लें और इसके अंदर पुट कर दें। अब हम वही करते हैं। क्या काम किया हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये फर्स्ट टर्म ये और ये सेकंड टर्म, ठीक है। माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q माइनस p के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यदि हम d कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आएगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 और इक्वल टू आ गया है q माइनस p के। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ गई, q माइनस p डिवाइड बाय p माइनस q। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं ऊपर से या नीचे से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू रह गई माइनस 1, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू निकल गई d की, तो हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 1, तो यहाँ से dp लिख लेते हैं हम, dp इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम लिख लेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू q के बराबर। तो a माइनस p प्लस 1 इक्वल टू q, तो a की वैल्यू आ गई p प्लस q माइनस 1, ये वैल्यू आ गई a की। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो हम ये दोनों को वहां पे पुट कर देते हैं टी आर एच के अंदर। तो टी आर एच किसके बराबर हो जाएगा, p प्लस q माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये बनेगा। तो यहाँ से ये आ जाता है p प्लस q माइनस 1 माइनस r और प्लस r, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, p प्लस q माइनस r। तो ये टर्म बन गई, ये हमारी कौन सी टर्म है, rth टर्म है, ठीक है। ऐसे हम एपी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। In an AP, if A2 plus A5 minus A3, भाई A2 plus A5 minus A3 देगा हमें 10 के इक्वल, ठीक है। और A2 plus A9 देगा है 17 के इक्वल। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी, ये दोनों हमें वैल्यू निकालनी है, सही है। तो कैसे सोल्व करते हैं इनको, a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस d लिख सकते हैं, प्लस a5 को क्या लिख सकते हैं, a कम मतलब a प्लस 4d लिख सकते हैं, माइनस ऑफ a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, इक्वल टू 10। तो ये आ गया 2a प्लस 5d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू 10 के बराबर। तो यहाँ से ये बन गया a प्लस 3d इक्वल 10, ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह हम इस सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो a2 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस d प्लस a प्लस 8d 17 के बराबर। तो ये आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 17, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब दो वेरिएबल a और d की वैल्यू हमें निकालनी है,
और 2 ही हमारे पास इक्वेशन है। तो क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 2a है, क्यों ना हम फर्स्ट टर्म में भी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर भी a का जो कोएफिशिएंट है वो 2 ले आए और माइनस कर दें, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ये सेकंड लिख दिया हमने कि 2a + 9d = 17 और फर्स्ट टर्म के अंदर 2a + 6d = 20 है। और अब क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 9 - 6 3d और 17 - 20 मतलब -3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, d आ गया अपना -1। अगर d की वैल्यू आ गई -1 तो हम क्या करेंगे, अब एक इक्वेशन में कौन सी में भी पुट कर सकते हैं d की वैल्यू और a की हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर देखते हैं 2a -9 हो जाएगा = 17, तो 2a = 17 + 9 26 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 13 और d की वैल्यू -1।